हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद नाइट में हम लोग उन दोनों ही क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। एंड देखिए, जो ऐसे या फिर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, इसको आप सबमिट कर सकते हैं पीयर इवेल्यूएशन के लिए। एंड कहाँ पर? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूएशन। तो यहाँ पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं पीयर इवेल्यूएशन के लिए। एंड ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ तक आज के सेशन की बात है तो आज भी हम लोग 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जीएस 1 से है, इंडियन सोसाइटी से, और सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है जीएस 2 से, गवर्नेंस। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट हैं, जो भी इश्यूज हैं, आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक 15 मार्कर है। 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मीन्स काफ़ी अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एक 15 मार्कर है। देखिए, क्वेश्चन क्या है? कास्ट सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन है। एंड क्या पूछा गया है? कास्ट इन इंडिया हैज़ मेंटेन्ड इट्स पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस डिस्पाइट डाइल्यूशन ऑफ इट्स सोशल कैरेक्टर, डिस्कस विद रिलेवेंट एग्जाम्पल्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। देखिए, कास्ट सिस्टम, तो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसकी क्या डेफिनेशन होती है ये आपको पता होनी चाहिए, और इसी से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद क्या पूछा हुआ है कि ये जो कास्ट सिस्टम है, इसने अपनी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को मेंटेन किया हुआ है, डिस्पाइट जो उसका सोशल कैरेक्टर है वो डाइल्यूट हो चुका है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होगी। सबसे पहले आप बताइए कि किस तरह से जो सोशल कैरेक्टर है वो डाइल्यूट हुआ है। उसके बाद आपको बताना होगा कि पॉलिटिकली सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है, तो वो चीज़ आपको लिखनी होगी। एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स जो आपको एड्रेस करने होंगे। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करिए, फिर बताइए कि किस तरह से सोशल स्फीयर में कास्ट सिस्टम डाइल्यूट हो चुका है, हो रहा है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस किस तरह से मेंटेन की है ये आपको बताना होगा, एंड फिर आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। अब देखिए, जहां तक ये टर्म है कास्ट, ठीक है, तो इस टर्म को यूज किया था पोर्तुगीज ने इंडियन लोगों को डिनोट करने के लिए, और किस रेफरेंस में? जाति के लिए। ठीक है, तो कास्ट का मतलब क्या होता है? जाति हिंदी में, और इसी रेफरेंस में इस टर्म को यूज किया था पोर्तुगीज ने। देखिए, कास्ट क्या होती है? बेसिकली एक हेरिडेटरी सोशल ग्रुप होता है। हेरिडेटरी सोशल ग्रुप होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कास्ट है वो ट्रांसमिट हो जाती है, और इसलिए इसको कहा जाता है हेरिडेटरी सोशल ग्रुप। एंड कास्ट बाय बर्थ होती है। जिस कास्ट में आपका बर्थ हुआ है आपको वही कास्ट फॉलो करनी होती है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि जो कास्ट है ये सोशल मोबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी कास्ट चेंज कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। जिस कास्ट में आपका बर्थ हुआ है
तो काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा, ये डिसाइड करती है आपकी कास्ट। जैसे कि अगर आप लुहार हैं तो मीन्स आप आयरन वाला काम करेंगे, ठीक है। देन आपकी मैरिज किस ग्रुप में होगी, ये भी कास्ट डिसाइड करती है। एंड फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको कास्ट सिस्टम के बारे में और डिटेल में जानना है तो हमने एक सीरीज़ ली थी सोसाइटी के ऊपर, तो वहाँ पे हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, वो आप एक बार रेफ़र कर सकते हैं अगर आपके पास कंटेंट का इशू है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो कास्ट है उससे क्या होता है, सोसाइटी में एक सेगमेंटल डिवीज़न हो जाता है। वो किस तरह से मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि कास्ट की डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली एक तरह का हेरिडेटरी सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं इसके स्टेटस की, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इसका सोशल कैरेक्टर है उसमें काफ़ी डाइल्यूशन देखने को मिला है। देखिए, कास्ट शुरुआत में काफ़ी रिजिड थी, सोशल मोबिलिटी नहीं होती थी। ये चीज़ होती थी कि आप इंटर कास्ट मैरिज नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन आज की डेट में काफ़ी कुछ डाइल्यूशन हमें देखने को मिलता है, और वही चीज़ पूछी गई है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, जो मैंने आपको बात कही थी कि सोसाइटी में एक तरह का डिवीजन क्रिएट होता है, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी। देखिए, कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको प्योर कास्ट माना गया है, कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको पोल्यूटेड कास्ट माना गया है, और फिर उनको एक हायरार्की में अरेंज किया गया है। वो हायरार्की आपके सामने है, और इसमें रैंकिंग किसके बेसिस पे होती है कि आप कितने प्योर हैं। ब्राह्मण, उनका पोजीशन सबसे टॉप में है, देन शूद्रा वो सबसे बॉटम में है। और ऐसा भी माना जाता है कि इनका ओरिजिन ब्रह्मा जी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हुआ है। जैसे कि ब्राह्मण, ये माउथ से इनका ओरिजिन हुआ है, क्षत्रिय शोल्डर से हुआ है, वैश्य थाई से हुआ है, एंड शूद्राज फीट से हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, और इनको आप मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं डाइल्यूशन ऑफ कास्ट इन सोशल स्फीयर पे, कि किस तरह से जो सोशल मोबिलिटी है वो बड़ी है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लॉज वगैरह बनाए हैं, एक्ट वगैरह बनाए हैं, उसके आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे कि SC/ST एक्ट है 1989 का, उसको आप मेंशन कर सकते हो। आप सिविल राइट्स एक्ट 1955 उसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। देन देखिए, अर्बनाइजेशन बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है। एंड देखिए, जब हम कास्ट की बात करते हैं तो विलेज में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है कास्ट सिस्टम, लेकिन अगर हम बात करें अर्बन एरिया की तो वहाँ पे इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है, क्योंकि शहरों में लोग ज़्यादा जानते ही नहीं है एक दूसरे को, ठीक है। तो रिलेटिव एनोनिमिटी होती है अर्बन एरियाज़ में, तो इसकी वजह से भी ये जो सोशल स्फीयर में कास्ट सिस्टम डाइल्यूट हुआ है। इसके अलावा देखिए, अर्बन एरिया में क्या होता है, आप होटल जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, ठीक है, तो जो आपका डाइनिंग बिहेवियर है वो काफ़ी चेंज हो गया है। आपको पता नहीं है कि कौन आपको क्या चीज़ सर्व कर रहा है, ठीक है। तो एनोनिमिटी होती है, काफ़ी सारे लोग मिलके एक साथ खाना खाते हैं। आप देख लीजिए कि जब शादी वगैरह होती है, मैरिज वगैरह होती है, तो उसमें क्या होता है, ठीक है। तो इससे भी कास्ट सिस्टम डाइल्यूट हुआ है। देन इंटर कास्ट मैरिज काफ़ी बड़ी हैं, एजुकेशन का भी यहाँ पे रोल हो सकता है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का भी यहाँ पे रोल है। देन देखिए, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, रेलवेज, ठीक है, रेलवेज हो गई, देन शिप्स हो गए, एरोप्लेन्स वगैरह हो गए। तो इनमें आपको मतलब ही नहीं है कि आपके बगल वाला जो बंदा है उसकी कास्ट क्या है, ठीक है। तो इससे भी ये जो कास्ट सिस्टम है ये डाइल्यूट हुआ है। देन देखिए, अगर हम विलेज में बात करते हैं तो विलेज में एक जजमानी सिस्टम होता था, ठीक है, जजमानी सिस्टम। आई होप आपको ये सिस्टम पता होगा, जजमानी सिस्टम। अब देखिए, ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम इसको आप कह सकते हैं सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन फॉर लोअर कास्ट। देखिए, कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि
आपका जो ऑक्यूपेशन है वो बाय बर्थ ही डिसाइड हो जाता है, आप उसको चेंज नहीं करते हैं। और इसको स्ट्रेंथन किया था जजमानी सिस्टम ने। देखिए इसमें क्या था कि विलेज में जो प्रोमिनेंट कास्ट होती थी, ठीक है, वो क्या करती थी, जो लोअर कास्ट होंगी उनको हायर कर लेती थी, और वो जो लोअर कास्ट है वो उस अपर कास्ट को सर्विस प्रोवाइड करते थे। जैसे कि मान लीजिए पॉटर है तो वो मटकी वगैरह दे देंगे, अगर एक सुनार है, एक ज्वेलर है, तो ज्वेलरी वाले जो सर्विस है वो प्रोवाइड करेगा, और इसके बदले में जो अपर कास्ट है वो उनको गुड्स वगैरह देती थी। और ये सिस्टम हेरिडेटरी होता था, जनरेशन बाय जनरेशन यही सिस्टम चलता रहता था। इसको कहते हैं जजमानी सिस्टम, और इससे कास्ट सिस्टम को काफ़ी स्ट्रेंथनिंग होती थी। लेकिन अब ये जो सिस्टम है ये इसमें ब्रेकडाउन हमको देखने को मिलता है। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जजमानी सिस्टम, ठीक है। तो ये सब वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो सोशल स्फीयर में कास्ट सिस्टम डाइल्यूट हुआ है। इसके अलावा देखिए, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मेरा प्रोफेशन क्या होगा ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पेरेंट्स का क्या प्रोफेशन है, ये भी पॉसिबल है कि मेरा प्रोफेशन उससे अलग हो, ठीक है, ये मेरी चॉइस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा देखिए काफ़ी सारे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किए गए, जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, तो उससे भी ये सिस्टम काफ़ी डाइल्यूट हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे सोशल स्फीयर में। अब नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है, वो है कि पॉलिटिकल स्फीयर में किस तरह से ये सिस्टम स्ट्रेंथन हुआ है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, इलेक्शंस की बात करें, तो देखिए आज की डेट में जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट की जा रही है, ठीक है। कास्ट के बेसिस पे इलेक्शंस लड़े जाते हैं, जो कैंडिडेट होंगे उनको कास्ट के बेसिस पे चुना जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी होंगी कि अगर हम बात करें इलेक्शंस की, वोटिंग की, तो उसमें कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो लोग हैं जो वोट करने जा रहे हैं वो क्या करते हैं, कास्ट देखकर ही वोटिंग करते हैं। और आज भी जो काफ़ी एरियाज में ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए जो कास्ट है वो एक तरह का प्रेशर ग्रुप भी क्रिएट करता है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। आप रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं, भले गुजर हो गए, जाट हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मंडल कमीशन हुआ था, ओबीसी रिजर्वेशन, उसके बाद जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो काफ़ी आ गई हैं। आप देखिए समाजवादी पार्टी होगी, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, इन सब के नाम आपको यहाँ पे लिखने होंगे। अभी देख लीजिए रिसेंट में 27 ओबीसी मिनिस्टर्स, और कितना इसको प्रमोट किया गया, ठीक है। ये सब क्या है, कास्ट का यूज हो रहा है इलेक्शंस में, ठीक है। देन प्रेशर ग्रुप्स, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि पॉलिटिकल एरिया में आज भी कास्ट सिस्टम जो है वो सिग्निफिकेंट बना हुआ है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है वो हमने यहाँ पे एड्रेस कर दी है। अब देखिए आपको कंक्लूड करना है, तो देखिए आप एक पॉजिटिव नोट पे इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि देखिए ये बात सही है कि कास्ट सिस्टम का यूज होता है, लेकिन कुछ प्रोग्रेसिव ट्रेंड्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आज की डेट में काफ़ी लोग कास्ट आइडेंटिटी के बेसिस पे नहीं, बल्कि जो क्रेडेंशियल्स हैं, एजुकेशन है, उसके बेसिस पे कैंडिडेट को वोट करते हैं। इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, और ये है गवर्नेंस से। 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना होगा। एंड देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ प्रेशर ग्रुप। एक प्रेशर ग्रुप क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दबाव समूह। डिस्क्राइबिंग द फंक्शंस दैट इट परफॉर्म्स, एक्सप्लेन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या पूछा गया है कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, दबाव समूह क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। इसके फंक्शंस क्या हैं ये आपको बताने होंगे। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब देखिए ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो उसमें आपको क्या करना होगा, नंबर 1 आपको एग्जाम्पल्स अच्छे देने होंगे। सेकेंड थिंग, जो आपका स्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको औरों से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे
इस तरह के क्वेश्चंस में। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन, देन फंक्शंस, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए प्रेशर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जो प्रेशर डाल रहा है, सिंपल सा मतलब यही है। अब बात आती है कि भाई किस पे प्रेशर डाल रहा है, तो गवर्नमेंट के ऊपर ये ग्रुप प्रेशर डालता है। देखिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कब रहता है, ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन में, लेकिन इलेक्शंस तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद होते हैं, जैसे कि 5 साल के बाद होते हैं। तो जो बीच का पीरियड होता है, तो उसमें किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रेशर ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी रिसेंटली फार्म एजिटेशन चल रहा है, फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है, ठीक है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, और उनकी डिमांड क्या है कि गवर्नमेंट ने जो 3 एक्ट पास किए हैं उनको रिपील किया जाए, और इसके लिए वो डिफरेंट तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्रेशर ग्रुप का, और इससे आप समझ जाएंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ना इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी कि ये होते क्या है। तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इनका एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो इनके मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए। जैसे कि जो फार्मर एजिटेशन है उसमें जो फार्मर्स के इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना। जैसे कि ये जो फार्मर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये फार्मर्स लोगों को बता रहे हैं कि ये जो 3 एक्ट हैं ये काले कानून हैं, दीज आर ब्लैक लॉज, ठीक है, और उनके बारे में बता रहे हैं। और दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस पॉलिसीज एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल वही, ये फार्मर्स क्या बोल रहे हैं कि जो आपने 3 एक्ट पास किए हैं इनको आपको रिपील करना होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी। एंड इसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, विदाउट सीकिंग टू एक्सरसाइज फॉर्मल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनते हैं, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके एग्जाम्पल लिख दो किस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियंस हो गई, बहुत सारे बिजनेसेस की यूनियंस होती हैं, जैसे कि फिकी हो गया, एसोचैम हो गया, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ट्रेड यूनियंस वगैरह आप लिख सकते हैं, भारतीय किसान संघ, ये सब क्या होते हैं, बेसिकली प्रेशर ग्रुप्स ही होते हैं। और किस तरह के मेथड्स यूज़ करते हैं, कैंपेन चला देंगे, लॉबिंग वगैरह कर लेंगे। आई होप आप जानते होंगे कि लॉबिंग क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि भाई इनके फंक्शंस क्या होते हैं। अब देखिए जब आप फंक्शंस बताएंगे ना, तो यही इस क्वेश्चन की एक की डिमांड है, ठीक है। 2 पार्ट्स हैं इसके, एक तो फंक्शन है और दूसरा डिफरेंसेस हैं। तो फंक्शन आप अच्छे से बताइए, उसको एक्सप्लेन करो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपको एग्जांपल्स देने होंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है। और ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, रिप्रेजेंटेशन या फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। देखिए इलेक्शन के अलावा भी, ठीक है, किस तरह से सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने में, तो उसमें प्रेशर ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। जब बात आती है माइनॉरिटी ग्रुप की, जिनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम होता है पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में, तो उनके इंटरेस्ट को ये ग्रुप प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, देखिए नाज फाउंडेशन, नाज फाउंडेशन, और इन्होंने क्या किया था, राइट्स ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी, एलजीबीटी कम्युनिटी उसको प्रमोट करने में ये काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटिव बनाने का काम करते हैं, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट करते हैं, और ये एग्जाम्पल आप लिख देंगे। और क्या एग्जाम्पल दे सकते हो पार्टिसिपेशन का, देखिए अन्ना आंदोलन हुआ था, उसका नाम क्या था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो ये भी बेसिकली एक प्रेशर ग्रुप ही तो था। और इससे गवर्नमेंट को क्या पता चला कि लोग कितने नाराज हैं, ये जो करप्शन वगैरह हो रहा है, तो लोगों की ओपिनियन क्या है ये गवर्नमेंट को पता चल गई थी इस वजह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ प्रेशर ग्रुप, क्या है, रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटिव बनाते हैं, जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके इंटरेस्ट को अपहोल्ड करते हैं, ठीक है।
पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। देन रेजिंग अवेयरनेस, देखिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये भी बात हो गई जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। तो उसमें एक तरह की अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। आप यहाँ पे जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट है उनके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो राइजिंग अवेयरनेस। इसके बाद क्या होगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखिए टेक्निकल इनपुट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फिकी हो गया, एसोचैम हो गया, तो ये सब गवर्नमेंट को टेक्निकल इनपुट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा और क्या होगा, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो लोगों की जो ग्रीवांसेज हैं उनको किस तरह से रिजोल्व किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका शानदार एग्जाम्पल है मजदूर किसान शक्ति संगठन, और इनके एफर्ट से ही जो आरटीआई एक्ट है वो पास होता है 2005 में। देखिए ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, अगर आपको नहीं पता है ना तो आप इनको नोट कर लो, ठीक है। आप इनको नोट कर लो, आपको काफ़ी फायदा होगा। देन इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट डिसीजन। अभी देखिए रिसेंटली इंडिया ने विड्रॉ किया है आरसीईपी से, ये सब आपने पढ़ा होगा आईआर में, और इसके पीछे एक मेन जो वजह है वो क्या है, प्रोटेस्ट। और ये प्रोटेस्ट किसने किया था, जो ट्रेड यूनियन थी, स्पेशली जो भारतीय मजदूर संघ, तो उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, तो फिर इंडिया को विड्रॉ करना पड़ा इससे। तो इस तरह से गवर्नमेंट की जो डिसीजंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस आपको लिखने पड़ेंगे। और देखिए एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, बिना एग्जाम्पल के काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखिए बात आती है कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए क्योंकि 15 मार्कर है तो आप चाहें तो जो सिमिलरिटीज़ हैं वो भी आप लिख सकते हैं, एक या दो। और क्या सिमिलरिटी है, देखिए दोनों ही स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें लोग वॉलंटरली ज्वाइन करते हैं। तो ये तो इनमें सिमिलरिटी है, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी सारी डिससिमिलरिटीज़ हमको देखने को मिलती है, और वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे ना आप टेबल बनाओ, आप टेबल बनाओ, और टेबल में आपको लिखना है, तो इससे अच्छा एक इंप्रेशन पड़ेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी लोगों ने पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ ने कुछ पॉइंट ज़्यादा लिख दिए हैं, कुछ ने कुछ पॉइंट कम लिखे हैं, बाकी ओवरऑल सबने इस पार्ट को अच्छे से एड्रेस किया है। देखिए जो प्रेशर ग्रुप है वो डायरेक्ट पावर के लिए लड़ाई नहीं करता है, जबकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका एम तो क्या होता है कि हमें पावर में आना है, और जब वो पावर में आते हैं मीन्स वो अकाउंटेबल भी होते हैं, जबकि जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ये अकाउंटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हैं ना, आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जब हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, जबकि ऐसा नहीं है प्रेशर ग्रुप के साथ। उनकी आइडियोलॉजी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो। और क्या डिफरेंस होते हैं, देखिए जब हम प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं तो हर प्रेशर ग्रुप के जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं जिनके लिए वो फाइट करता है, और वो काफ़ी नैरो होते हैं। जबकि अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की तो उनके इंटरेस्ट काफ़ी ब्रॉड होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के उनके इंटरेस्ट होते हैं। देन मेंबरशिप, देखिए मेंबरशिप काफ़ी लिमिटेड होती है, जैसे कि अभी फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि कुछ किसान लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज इनकी मेंबरशिप काफ़ी ब्रॉड होती है। अब आता है कि किस तरह के मैकेनिज्म्स को ये यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें प्रेशर ग्रुप्स की तो आप एग्जांपल ले सकते हैं फिर से वही फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो वो क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, मार्च वगैरह निकाल देंगे, फास्ट रख लेंगे, ठीक है, स्ट्राइक वगैरह कर देंगे, और क्या करेंगे, ठीक है। तो ये उनके टूल होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। जबकि अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है, ठीक है, उनको उनके हिसाब से वो चलती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आप किस तरह से कंक्लूड करोगे, आप इनकी इंपॉर्टेंस बता दो कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और वो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि देखिए प्रेशर ग्रुप के थ्रू जो ऑर्डिनरी सिटीजन है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं उनको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है, लोगों के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए।
तो इस तरह से आप कंक्लूड कर लोगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो सेशन होता है उसका जो फर्स्ट सेगमेंट है वो तो यहीं पे खत्म हो गया। अब हम आते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ, जहां पे हम लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करते हैं। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इन्होंने शुरुआत की है, कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज ए प्रीडोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मेंबर ऑफ सच लोकल ग्रुप्स आर मोस्टली एंडोगेमस। फिर इन्होंने पैराग्राफ चेंज किया है एंड कहा है कि क्लोज्ड कास्ट सिस्टम है, मोबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो दोनों पैराग्राफ है ना, इसमें आपने कुछ काम की बातें लिखी हैं, कुछ काम की बात नहीं लिखी हैं। जैसे कि प्रीडोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मतलब नहीं है लिखने का, आप डायरेक्टली कास्ट को यहाँ पे डिफाइन करो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों पैराग्राफ है ना, इनकी जगह आपको सिंगल पैराग्राफ लिखना चाहिए था, जहाँ पे आप लिखते कि जो कास्ट सिस्टम है ये मोस्टली एंडोगेमस होता है, ये मोबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करता है, इतना भी लिख देते तो काम हो जाता, ठीक है। आपका स्पेस बचता, आपका टाइम बचता, लेकिन आपने अननेसेसरीली 2 पैराग्राफ लिख दिए। तो पहली चीज़ तो इसको आप सही करो, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा है, इन पॉलिटिकल एंगल इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। अब देखिए पॉलिटिकल एंगल ये जो टर्म है ना, ये सही नहीं है, पॉलिटिकल डायमेंशन वगैरह लिखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए आपने इनकी इंपॉर्टेंस बता दी है, इनकी सिग्निफिकेंस अब आप बता रहे हो। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, डाइल्यूशन, तो पहले वो चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो फ्लो है ना, उसी के हिसाब से आपके आंसर का भी फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखो। तो देखिए इसके बाद ना वो चीज़ आनी चाहिए थी कि किस तरह से जो सोशल कैरेक्टर है वो डाइल्यूट हुआ है, उसके बाद आप लिखते पॉलिटिकल जो डायमेंशन है उसको। अब देखिए यहाँ पे आपने लिखा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हो गई उनमें कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो मीन्स आप इलेक्शन की बात कर रहे हो, आप वोटिंग की बात कर रहे हो, तो ये एक अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। लेकिन देखिए इशू क्या है ना कि आपने इसी पॉइंट को काफ़ी बार रिपीट किया है, लेकिन अलग अलग तरीके से, जैसे कि कास्ट बेस्ड वोटिंग बिहेवियर। तो देखिए बात वही हो रही है इलेक्शन की, बात वही हो रही है वोटिंग की, लेकिन आपने उसको बार बार अलग अलग तरीके से आपने रिपीट किया है। जैसे कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, तो ऐसा नहीं करना है, इन सारे पॉइंट्स को आपको क्लब करके एक सिंगल पॉइंट में लिखना है, ठीक है। आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आप एक ही डायमेंशन को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। कास्ट बेस्ड प्रेशर ग्रुप, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने लिखा है, ठीक है, तो ये चीज़ सही है। बाकी जो दोनों है ना, इनको या तो मत लिखो या फिर जो फर्स्ट पॉइंट है उसी में क्लब कर दो। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखिए आप चाहें तो एक, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, थोड़ी जगह मिल जाए, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए आप क्या करो कि यहाँ पे लिख दो इलेक्शन एंड वोटिंग, और इसमें अलग अलग एरो बना के आप जो आपकी डिफरेंट डायमेंशंस है ना इनको लिख दो। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर होगा, प्रेजेंटेशन होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब फिर से आते हैं आगे। इसमें आपने कास्ट एक्ट एज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, अब देखो ये पॉइंट इनवैलिड पॉइंट है, कोई मतलब नहीं है ना इस पॉइंट का, तो ऐसे पॉइंट्स मत लिखो है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता हो, ठीक है, इसको मत लिखो। फिर आपने लिखा है कि कास्ट फैक्टर जो है वो लोकल गवर्नमेंट में भी काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, तो फिर से वही बात आ गई। तो इस तरह से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि आपने एक ही पॉइंट को ना बार बार रिपीट किया है, इसका मतलब नहीं है, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा है, कास्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर से वही चीज़ आप कर रहे हैं, तो बार बार आपको रिपीट नहीं करना है। देन कास्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूटमेंट, ये पॉइंट ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको भी आपने बार बार रिपीट कर दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपने कंक्लूड किया है। अब देखिए जो एक डायमेंशन थी सोशल, वो आपने छोड़ दी है, ठीक है, तो आधे मार्क्स तो आपके वैसे ही कट गए। तो देखिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आप ये देखिए कि किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखिए क्या करो ना, जब भी कोई क्वेश्चन आपको मिले तो एटलीस्ट 2 टाइम्स उसको अच्छे से रीड करो, जो इंपॉर्टेंट की टर्म से उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लो, फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो उस आंसर में, ठीक है। तो ये सही तरीका होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जो सारे पार्ट्स हैं ना वो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे और उनको एड्रेस भी कर पाओगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद आपने कंक्लूड किया है, एंड देखिए कंक्लूजन, मैं बार बार आपको कहता हूं कि अगर 10 मार्कर है तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन
2 से 3 लाइन में कर दो, और अगर 15 मार्क है तो 3 से 4 लाइन में कर दो, बस इतना आपको करना है। लेकिन यहाँ पे तो आपने पूरा पेज फिल कर दिया है, काफ़ी सारे पॉइंट्स आपने लिख दिए हैं। देखिए कंक्लूजन कभी भी बुलेट पॉइंट में मत लिखो, कंक्लूजन हमेशा शॉर्ट पैराग्राफ में होना चाहिए। आपने यहाँ पे 4 पॉइंट लिख दिए, इसकी ज़रूरत नहीं थी, केवल 1 पॉइंट लिख दोगे आपका काम हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। आप चाहें तो जैसे कि आपने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। किसी एक पॉइंट को अपना कंक्लूजन बना लो, काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने की बात यह है कि जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, उसको आपने एड्रेस नहीं किया है। तरीका वही है कि 2 से 3 बार अच्छे से पढ़िए, अंडरलाइन करो, और फिर उन कीवर्ड्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो देखिए, राइटिंग तो आपकी अच्छी लग रही है, लेकिन क्या करो ना, आप ना जो मेंस वर्कबुक आती है ना, उस पे आंसर्स को अटेम्प्ट करो। उसमें क्या होगा ना, आपको वर्ड लिमिट का काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप रजिस्टर में अटेम्प्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आप वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने ज़्यादा कंटेंट लिखा है कि आपने कम कंटेंट लिखा है। तो मेरी पहली एडवाइस है कि अगर आप कर सकते हैं ना, तो आप मेंस वर्कबुक पे आंसर लिखना अटेम्प्ट करें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब देखिए यहाँ पर भी आपने जो इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी लंबा लिखा है, आपको 3 से 4 लाइन में इंट्रोड्यूस करना होगा। अ प्रेशर ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। सही बात है, इनको इंटरेस्ट ग्रुप या फिर वेस्टर ग्रुप भी कहा जाता है, ये भी सही बात है। देखिए यहाँ पे आपको पैराग्राफ चेंज करना था, ठीक है, यहाँ पे आपको पैराग्राफ चेंज करना था अगर आपको ये चीज़ लिखनी है तो। अब देखिए आपने डेफिनेशन सही से लिखी नहीं है। गवर्नमेंट को की पॉलिसीज को, डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो डायमेंशन यहाँ पे नहीं आई है, तो एक डायमेंशन आपने यहाँ पे मिस कर दी है। फिर आपने क्या लिखा है कि कैन बी लोकल, रीजनल, नेशनल लेवल पे हो सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब नहीं है ना, ये इररिलेवेंट है, इसको लिखोगे या नहीं लिखोगे आपके मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट मत लिखो जिससे आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, कोई रिलेवेंट नहीं है, इसको हटा दो। फिर आपने लिखा है फंक्शंस, वाइटल लिंक स्पेशली इन बिटवीन इलेक्शन, ये अच्छा पॉइंट है। व्यूज ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स, ये भी अच्छा पॉइंट है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये भी अच्छा पॉइंट है। लेकिन देखिए आपने एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी चाहिए थी, क्योंकि एग्जाम्पल्स नहीं होंगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको एग्जाम्पल्स नहीं पता है तो मैंने काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए हैं, आप उनको याद कर सकते हैं, अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी हैं। फिर आते हैं डिफरेंसेस। तो डिफरेंस में आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपने टेबल बनाई है। सबसे पहले आपने लिखा है कि जो प्रेशर ग्रुप है वो फॉर्म्ड थ्रू द पीपल हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। अब देखो ये चीज़ तो दोनों के लिए ट्रू है, प्रेशर ग्रुप के लिए भी एंड पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो ये पॉइंट आपका सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पावर लेना चाहते हैं, ये बात सही है। देन इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, देखिए फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही हो सकते हैं, फिकी, एसोचेम वगैरह, ठीक है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही हो सकते हैं एंड इट इज़ फॉर्मल। फिर मेंबरशिप लिमिटेड है, ये ब्रॉड बेस, ये सही पॉइंट है। नॉट अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, ये पॉइंट भी आपका सही है। तो देखिए आपने ना काफ़ी सारे पॉइंट्स मिस कर दिए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो वो चीज़ इशू है, मतलब आपने ना वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं किया होगा, ठीक है ना। आपने काफ़ी शॉर्ट आंसर यहाँ पे लिखा है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो मेंस की जो वर्कबुक आती है ना, उस पर आप आंसर्स को अटेम्प्ट करो, आपको खुद को आइडिया लग जाएगा। अब देखिए आपने कंक्लूड किया है, इतना लंबा कंक्लूजन मत लिखो यार, 3 से 4 लाइन बस। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा है कि वो कौन से मेथड यूज करते हैं, लॉबिंग, पब्लिसिटी, करस्पॉन्डेंस। तो देखिए इसका यहाँ पे मतलब नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे नहीं है कंक्लूजन में। इसका सही प्लेस क्या है, डिफरेंसेस। तो वहाँ पे आपको इसको लिखना चाहिए था, या फिर इंट्रोडक्शन में आप पैराग्राफ चेंज करके इसको वहाँ पे लिख देते, तो इसकी रिलेवेंस वहाँ पे थी। यहाँ पे इसकी रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इनमें इश्यूज भी बताया कि समटाइम इलीगल मेथड्स वगैरह यूज करते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन की जो डिमांड है ना, उसके हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। आप इनकी इंपॉर्टेंस बता दो तो वो चीज़ अच्छी रहेगी,
कंक्लूजन में आपने पॉइंट ठीक लिखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन को आप देखोगे ना तो उसके हिसाब से वो सूट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या करो, इंपॉर्टेंस वगैरह बता दो, तो वो एक अच्छा तरीका होगा कंक्लूड करने का। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड इसी के साथ ना ये जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। देखिए, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, मेरा केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो आपको बता दूं ताकि आप उनको रिपीट ना करें, और इससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। एंड अगर आपका कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।